गुड डे डियर स्टूडेंट्स। एमए प्रीवियस की क्लास में हम चर्चा कर रहे थे राजनीतिक आधुनिकीकरण की, और इससे पहले वाले वीडियो में हमने राजनीतिक आधुनिकीकरण का अर्थ समझते हुए देखा कि राजनीतिक आधुनिकीकरण वृहद आधुनिकीकरण का ही एक भाग है और यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक व ऐतिहासिक परिवर्तनों से गुजरते हुए कोई भी राजनीतिक व्यवस्था अपने यहाँ नवीन संकल्पनों का निर्माण करती है। इसे ही हम राजनीतिक आधुनिकीकरण कहते हैं। इस वीडियो में हम राजनीतिक आधुनिकीकरण की परिभाषा और उसकी विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। राजनीतिक आधुनिकीकरण की परिभाषा अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से की है। हंटिंगटन राजनीतिक आधुनिकीकरण की परिभाषा करते हुए कहते हैं कि राजनीतिक आधुनिकीकरण एक बहुमुखी प्रक्रिया है जिसका संबंध मानवीय चिंतन तथा गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में परिवर्तन से है। यानी कि मानव की चेतना, मानव के बौद्धिक विकास और उससे जुड़े हुई सभी गतिविधियों में जो परिवर्तन आता है और उससे राजनीतिक तंत्र और व्यवहार जो प्रभावित होता है वह राजनीतिक आधुनिकीकरण हंटिंगटन के अनुसार है। इसी तरह के वेल्स जूनियर के शब्दों में राजनीतिक आधुनिकीकरण साधनों के विवेकपूर्ण उपयोग पर आधारित एक प्रक्रिया है जिसका लक्ष्य एक आधुनिक समाज की स्थापना करना है। यानी कि जो भी राजनीतिक व्यवस्था या समाज आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से गुजर रहा है वह अपने संसाधनों का प्रयोग राजनीतिक संस्थाओं के माध्यम से इस प्रकार करेगा कि वह उसका अधिक से अधिक सार्थक और सकारात्मक उपयोग कर सके और अपने समाज को उन्नति की ओर, आधुनिकीकरण की ओर ले जा सके। मार्टन और डेविस और वाहन ए लेविस के अनुसार राजनीतिक आधुनिकीकरण का उद्देश्य आधुनिक होना है, गतिशील जनता के हितों के प्रति रुचिवान, लोकतांत्रिक, समाजवादी, वैज्ञानिक, आर्थिक दृष्टि से विकसित, प्रभु सत्ता संपन्न एवं प्रभावशाली होना है। मार्टन आर डेविस और वाहन ए लेविस ये कहते हैं कि हर एक राजनीतिक व्यवस्था अपने आप को आधुनिक बनाना चाहती है, प्रगतिशील बनाना चाहती है, और यह वह तभी कर सकती है जब राजनीतिक तंत्र से जुड़े हुए लोग जनता के हितों में रुचि लेते हों, उनके हितों की पूर्ति के प्रयास करते हों, राजनीतिक व्यवस्था अधिक से अधिक लोकतांत्रिक हो और समाजवादी मूल्यों पर आधारित हो, यानी कि संसाधनों का समान वितरण किया जाए ताकि समाज के सभी वर्ग अपना स्तर उठा सके। ये सब कार्य वैज्ञानिक दृष्टि से होने चाहिए। इस तरह एक राजनीतिक व्यवस्था इन सभी आयामों को ध्यान में रखते हुए, इन सभी आयामों पर कार्य करते हुए आर्थिक दृष्टि से भी उन्नतिशील हो और इसके माध्यम से उसकी प्रभु सत्ता मजबूत हो, यानी जैसे जैसे वह इन कार्यों को संपन्न करेगी उसकी वैधता बढ़ती जाएगी और वह प्रभावशाली होती जाएगी।
तो राजनीतिक व्यवस्था भी अग्रसर होगी, प्रगतिशील होगी, आधुनिक होगी, और वह राजनीतिक व्यवस्था अपने समाज को भी आधुनिकता की ओर ले जाएगी। इसी तरह राजनीतिक आधुनिकीकरण का अर्थ समझाते हुए इसकी परिभाषा एडम स्मिथ ने इन शब्दों में की है। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में यह जानकारी निहित होती है कि इतिहास एक निश्चित दिशा की ओर बढ़ रहा है तथा इस दिशा को खोजने का सतत प्रयास किया जाता है। इतिहास हमेशा आगे की ओर बढ़ता है, विकास की ओर, प्रगति की ओर बढ़ता है, और इस बढ़त में विकास की दिशा सुनिश्चित करना और विकास के लिए सतत प्रयास करना एडम स्मिथ के अनुसार राजनीतिक आधुनिकीकरण है। कोल ने राजनीतिक आधुनिकीकरण की परिभाषा करते हुए कहा है कि राजनीतिक आधुनिकीकरण राजनीतिक तथा शासकीय संरचनाओं में अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में विभेदीकरण, सुस्पष्टता तथा कार्यात्मक विशिष्टता उत्पन्न करता है, जिसकी वजह से राजनीतिक तंत्र में कार्यों को संपन्न करते समय उनमें नियमितता पाई जाती है। इसे राजनीतिक आधुनिकीकरण के नाम से जाना जाता है। कोल के अनुसार जो भी राजनीतिक व्यवस्था आधुनिकीकरण की ओर अग्रसर होगी उसमें शासकीय संरचनाओं में विभेदीकरण होगा, यानी हर एक संरचना अपने आप में दूसरी संरचना से अलग होगी, स्पष्ट होगी और उसमें कार्यात्मक विशिष्टता आएगी। हर एक संस्था का अपना एक विशिष्ट कार्य होगा जिसमें वह पारंगतता निरंतर हासिल करती जाएगी, और इन सब की वजह से राजनीतिक तंत्र में जो कार्य संपन्न होंगे उनमें नियमितता पाई जाएगी, यानी हर संस्था का अपना अलग विशेष वजूद होगा और उसके कार्यों की एक विशिष्टता होगी। कोई संस्था अपना निश्चित कार्य करेगी और वही संस्था उस कार्य को संपन्न करेगी। इसी तरह संस्थाओं में विभेदीकरण और विशिष्टीकरण आएगा। यह विभेदीकरण और विशिष्टीकरण आधुनिकता राजनीतिक व्यवस्था में लाएगा और राजनीतिक व्यवस्थाएं आधुनिक मानी जाएगी। अब हम बात करते हैं राजनीतिक आधुनिकीकरण की विशेषताओं पर। राजनीतिक आधुनिकीकरण के अर्थ और परिभाषा के आधार पर विभिन्न विद्वानों ने राजनीति के आधुनिकीकरण की अनेक विशेषताएं बतलाई हैं। जब हम बात सीबी गेना की करते हैं तो सीबी गेना ने राजनीतिक आधुनिकीकरण की विशेषता बतलाते हुए इसकी सर्वप्रथम विशेषता बतलाई है राज्य या केंद्र में शक्तियों का अधिक केंद्रीकरण। जैसे जैसे कोई राजनीतिक व्यवस्था आधुनिक होती जाती है उसमें शक्तियों का केंद्रण होने लगता है। राजनीतिक आधुनिकीकरण की महत्वपूर्ण विशेषता है कि मानव जीवन की गतिविधियों से संबंधित सभी प्रकार की शक्तियों का राज्य या राजनीतिक व्यवस्था में केंद्रीकरण होने लगता है, जिसका अर्थ है कि राजनीतिक व्यवस्था अधिक से अधिक शक्तियों की नियामक बनने लगती है। और हम कह सकते हैं कि वर्तमान में हम कहते हैं कि राजनीति मनुष्य के जन्म से पहले और मृत्यु के बाद तक व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करती है। तो जीवन के सभी क्षेत्रों में राज्य की शक्तियां बढ़ने लगती है और इस शक्ति के केंद्रण में तकनीकी प्रगति, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकता और संसाधनों के विकास के कारण और ज़्यादा बढ़ोतरी होती है, जिससे व्यक्ति के जीवन का राजनीतिक पहलू सर्वोपरिता की ओर
बढ़ता जाता है। यह राजनीतिक आधुनिकीकरण की परिस्थितियों को प्रस्तुत करता है। इसकी दूसरी विशेषता है राज्य या केंद्र का समाज में अधिकाधिक प्रवेशन। प्राचीन समय में राजनीतिक व्यवस्था में सरकार के कार्य पुलिस के कार्य माने जाते थे। सरकार की जनता के साथ नकारात्मक संपर्क की ही भूमिका थी, क्योंकि उस समय राज्य का कार्य केवल वही था जो वर्तमान में पुलिस के द्वारा किया जाता है, यानी सुरक्षा। अतः सरकार की समाज में बहुत अधिक पहुंच भी नहीं थी और ना ही इसकी आवश्यकता थी। राजनीतिक आधुनिकीकरण के लिए आवश्यक है कि सरकार की जनता तक पहुंच बढ़ती जानी चाहिए और लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा ने इसे और भी बढ़ा दिया। जैसे अभी हमने बात की कि आज मनुष्य के जन्म से पहले और मृत्यु के बाद तक समाज में प्रवेश कर लिया है। लोक कल्याण और उत्पादन के कार्य राजनीतिक आधुनिकीकरण की निशानी है, जिससे राज्य का समाज में अधिक से अधिक प्रवेशन होता है। इसकी तीसरी विशेषता है केंद्र और परिधि का या केंद्र और परिसर की बढ़ती अंतःक्रिया। आधुनिक राजनीतिक समाजों में केंद्र और परिसर की अंतःक्रिया बढ़ती जाती है, जिसका अर्थ है कि राजनीतिक शक्ति के विभिन्न केंद्र आपस में इतने अधिक अंतर क्रियाशील हो जाते हैं कि दोनों स्तर की सरकार निरंतर संप्रेषण के माध्यम से जुड़ जाती है। राजनीतिक आधुनिकीकरण में एक साथ दो तरफा प्रक्रिया चलती है। केंद्र से यहाँ तात्पर्य है राजनीतिक व्यवस्था से, और परिधि या परिसर का तात्पर्य है समाज। व्यवहारवादियों की शब्दावली में हम इसे निवेश और निर्गत यानी इनपुट और आउटपुट कह सकते हैं। यानी सरकार और समाज में निरंतर अंतःक्रिया चलती रहती है। समाज, जैसे हमने राजनीतिक व्यवस्था में देखा कि समाज इनपुट के माध्यम से राजनीतिक व्यवस्था में निवेश करता है और राजनीतिक व्यवस्था आउटपुट के माध्यम से सरकार समाज को पुनर्निवेशन हेतु सामग्री प्रस्तुत करती है। तो समाज और राजनीतिक व्यवस्था में निरंतर अंतःक्रिया चलती रहती। ये अंतःक्रिया जितनी अधिक बढ़ती जाएगी, आधुनिकीकरण की प्रक्रिया भी उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी। राजनीतिक आधुनिकीकरण की अगली विशेषता है सत्ता के परंपरागत स्रोतों का निर्बल होना। आधुनिक राजनीतिकरण में सत्ता का स्थानांतरण हो जाता है, सत्ता के स्थान का स्थानांतरण हो जाता है। परंपरागत राजनीतिक समाजों में राजनीतिक सत्ता का स्रोत कबीलों के मुखिया, राजा महाराजा, धार्मिक गुरु, पारिवारिक मुखिया इत्यादि होते थे। किंतु जैसे जैसे आधुनिकीकरण आता है, सत्ता के ये परंपरागत स्रोत कमजोर होने लगते हैं, लोगों की इनमें श्रद्धा कम होने लगती है। कॉल्विन ने इसे सामाजिक संरचना का नाम दिया है। परंपरागत स्रोत के निर्बल होने से राष्ट्रीय राजनीतिक संस्था की स्थापना होती है,
जो कि राजनीतिक आधुनिकीकरण की सबसे महत्वपूर्ण और मूलभूत विशेषता है। राजनीतिक आधुनिकीकरण की अगली विशेषता है राजनीतिक संस्थाओं का विभिन्नीकरण और विशेषीकरण। सरकार के कार्यों में जैसे जैसे राजनीतिक आधुनिकीकरण आता है वैसे वैसे सरकार के कार्यों में निरंतर वृद्धि होती जाती है और इस वृद्धि के कारण आधुनिक राजनीतिक संस्थाएं अत्यधिक पेचीदा हो जाती है। सरकारों को अपने बढ़े हुए कार्यों को यानी अपने वृद्धिप्रद कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए न केवल संस्थागत व्यवस्थाओं का विभिन्नीकरण करना पड़ता है वरन उनमें कार्यात्मक विशेषता लाना भी अत्यावश्यक हो जाता है। अतः आधुनिक राजनीतिक व्यवस्थाओं में राजनीतिक संस्थाओं का विभिन्नीकरण और विशेषीकरण की प्रक्रिया साथ साथ चलती है। राजनीतिक आधुनिकीकरण की अगली विशेषता है राजनीति में जनसाधारण की बढ़ती हुई सहभागिता। राजनीतिक आधुनिकीकरण के लिए संस्थाओं और प्रक्रियाओं में जन सहभागिता की मात्रा एक महत्वपूर्ण मापदंड होती है। जितनी ये मात्रा राजनीतिक सहभागिता की बढ़ती जाती है उतनी ही एक राजनीतिक व्यवस्था आधुनिकीकरण की ओर अग्रसर होती है। विकासशील राज्यों में जनसाधारण को संस्थागत व्यवस्थाओं और प्रक्रियात्मक विकास के माध्यम से राजनीति में सहभागी होने के अवसर और साधन उपलब्ध होते हैं, किंतु अन्यतः विकासशील समाज में लोग राजनीति के प्रति उदासीन रहते हैं, जिससे जन सहभागिता राजनीति में उनकी नहीं बढ़ पाती और राजनीतिक आधुनिकीकरण व्यवहारिक रूप नहीं ले पाता। अतः राजनीतिक आधुनिकीकरण के लिए जनता की उत्तरदायी सहभागिता आवश्यक है। हम कह सकते हैं कि जनता कई बार निर्वाचन में भागीदार होती है लेकिन वह उतनी सक्रिय नहीं होती जितना कि उसे होना चाहिए। इसलिए उत्तरदायी सहभागिता की आवश्यकता राजनीतिक आधुनिकीकरण के लिए अत्यधिक आवश्यक है। राजनीतिक आधुनिकीकरण की अगली विशेषता है व्यक्तियों का संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था से सर्वाधिक अभिज्ञान। राजनीतिक आधुनिकीकरण के लिए राजनीतिक व्यवस्था में व्यक्तियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन आना अत्यधिक महत्व रखता है। जब तक मनुष्य के विचारों और दृष्टिकोणों में परिवर्तन नहीं आता तब तक राजनीतिक आधुनिकीकरण की संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक व्यवस्थाएं औपचारिक ही बनी रहती है। जब तक व्यक्ति राष्ट्रीय अभिज्ञान या राष्ट्रीयता के विचार से युक्त नहीं होगा या नहीं होते हैं तब तक उनकी निष्ठा राष्ट्रीय व्यवस्था के साथ नहीं जुड़ पाती। अतः और वे राजनीतिक क्षेत्रीयता के दायरे में या स्थानीयता के दायरे से जुड़े रहते हैं। अतः राजनीतिक व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति की सर्वाधिक निष्ठा राजनीतिक व्यवस्थाओं के भागों से अधिक संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था से होनी चाहिए। यानी व्यक्ति छोटी छोटी व्यवस्थाओं या अपने स्थानीय या क्षेत्रीय दृष्टिकोण से निकलकर संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था यानी राष्ट्रीय दृष्टिकोण से परिचित होना चाहिए और उसकी निष्ठा उसके साथ जुड़नी चाहिए। राजनीतिक आधुनिकीकरण की अगली विशेषता है वृद्धि में व्यापक आधार वाली नौकरशाही। राजनीतिक आधुनिकीकरण वाले राजनीतिक समाज में सरकार के कार्यों में निरंतर वृद्धि होती रहती है और इस बढ़े हुए कार्यों को निष्पादित करने के लिए नौकरशाही का आकार भी आवश्यक रूप से बढ़ जाता है। राजनीतिक आधुनिकीकरण के लिए नौकरशाही के आकार में वृद्धि के साथ साथ
नौकरशाही के आधार का व्यापक होना भी आवश्यक है। यहाँ व्यापक आधार का अर्थ है कि नौकरशाही के कर्मचारियों की भर्ती वास्तव में समाज के सभी वर्गों से होनी चाहिए, जबकि विकासशील राज्यों में होता यह है कि नौकरशाही अभिजन अपना एक वर्ग बना लेता है और सामान्यतः उसी वर्ग से नौकरशाही में भर्ती होती है और इस भर्ती प्रक्रिया में नीचे के वर्ग को प्रवेश नहीं मिलता। राजनीतिक आधुनिकीकरण के लिए आवश्यक है कि नौकरशाही की भर्ती वास्तविक रूप से समाज के सभी वर्गों से हो। जैसे जैसे समाज के सभी वर्गों की पहुंच नौकरशाही तक हो जाएगी या समाज के सभी वर्ग नौकरशाही में पहुंचने लगेंगे तो राजनीतिक आधुनिकीकरण बढ़ता जाएगा। ये राजनीतिक आधुनिकीकरण की कुछ विशेषताएं बतलाई गई हैं। इसके अलावा भी अलग अलग विद्वानों ने राजनीतिक आधुनिकीकरण की अलग अलग विशेषताएं बतलाई हैं, जिन पर हम आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।